हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस सेकंड वीडियो में हीट एंड एनर्जी के हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेम्परेचर के बारे में। आपने पहला जो वीडियो देखा उसमें आपने पढ़ा अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एनर्जी और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बोला था, अगर दो बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रखी हुई हैं तो हमेशा हीट एनर्जी किधर से किधर जाएगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी की तरफ जाएगी। और कब तक फ्लो करेगी? जब तक कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। देखिए, मैं इस बात को बहुत एम्फेसिस देके बोल रहा हूं, दोनों बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। मैंने ये नहीं बोला कि हीट एनर्जी इक्वल ना हो जाए। तो बी केयरफुल फॉर दिस। तो अगर दो बॉडीज एक दूसरे के सामने कांटेक्ट में रखी हुई हैं तो हमेशा द बॉडी विच इज हैविंग द हायर टेम्परेचर, नेचुरली इट इज हैविंग द ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट, तो हीट एनर्जी विल फ्लो from higher temperature body to the lower temperature of the body। and ये कब तक होगा? जब तक कि दोनों बॉडीज एक थर्मल इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए, दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। मींस टेम्परेचर एक मेजरमेंट का क्राइटेरिया है हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। मींस टेम्परेचर डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, so it indicates the thermal state of body, that is hotness or coldness of the body। So degree of the hotness or coldness of the body is measured by temperature। यानी टेम्परेचर से हम पता लगा लेते हैं। सबको समझ में आती है ये बात, बस इसे फिजिक्स की भाषा में समझना है कि गर्म मतलब हायर टेम्परेचर, लोअर मींस लेस टेम्परेचर। और इन जनरल अगर टेम्परेचर हायर है तो ज्यादा हीट एनर्जी है, कम टेम्परेचर है तो लेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है। तो ये भी क्लियर हो गया। तो heat energy will flow from the body at the higher temperature to the body at the lower temperature which are in contact till the temperature of the both the bodies become same। मींस टेम्परेचर के बारे में अब हमको बिल्कुल क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी एक जगह पे कंफ्यूजन हो सकता है और लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। वो जानते हैं क्या है? वो ये है कि लोग समझते हैं जब हमने दो बॉडीज को कांटेक्ट में रखा और बॉडी में हीट एनर्जी फ्लो कर रही है और दोनों बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल हो गया तो हम कहते हैं दे आर इन स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। पर यह कोई जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडीज के अंदर उस समय पर हीट एनर्जी का अमाउंट इक्वल हो। नो, देखिए दोनों बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल हो गया, दोनों बॉडीज का टेम्परेचर तो इक्वल हो गया क्योंकि टेम्परेचर डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और यह तब तक होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो। पर अलोन टेम्परेचर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमाउंट ऑफ हीट कंटेन्ड इन द बॉडी। तो दो बॉडीज जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, उनको जब कांटेक्ट में रख के टेम्परेचर देखते हैं तो टेम्परेचर बराबर हो सकता है, पर दोनों में कोई जरूरी नहीं है हीट एनर्जी इक्वल हो, क्योंकि ये हीट एनर्जी कंटेन्ड इन द बॉडी तीन बातों पे डिपेंड करती है। मास ऑफ द बॉडी, सेकेंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर वन ऑफ द फैक्टर है, और तीसरा उस मटेरियल नेचर ऑफ द बॉडी जिससे बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिसाइड होती है या हीट कैपेसिटी डिसाइड होती है। मींस मटेरियल नेचर भी तो इंपॉर्टेंट है। अब आप बर्फ में पानी का मिक्सचर बनाते हैं तो देखिए आइस बहुत ठंडी है, पानी बहुत गर्म है, तो दोनों मिलते हैं तो टेम्परेचर में चेंज आता है। तो टेम्परेचर में चेंज आता है, उसके बाद एक मिक्सचर बन जाता है, पूरा बर्फ पिघल जाती है, पानी बनकर तैयार हो जाता है, उसे ठंडा पानी कहते हैं। तो टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई ना, यानी कि दोनों तरफ टेम्परेचर इक्वल कर लिया उन लोगों ने। पर यह कोई जरूरी नहीं है कि जो आइस का टुकड़ा था उसकी हीट एनर्जी और पानी में जो हीट एनर्जी थी वो बराबर होते। ये बॉडी की मटेरियल नेचर पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि मास किसका ज्यादा था, कम था, नेचर कैसी थी, और टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर रहा है। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आया, बट इवन इफ द टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट एट द सेम टेम्परेचर, it does not mean that both the bodies are having the equal amount of heat energy। दोनों में हीट एनर्जी इक्वल होगी कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हो सकती है पर हो नहीं भी सकती है, ये ध्यान रखिएगा। So alone the temperature does not tell about the quantity of the heat contained in the body, or because the amount of heat stored in the body depends upon three factors: मास, टेम्परेचर एंड द मटेरियल नेचर ऑफ द बॉडी, जिससे टेम्परेचर डिसाइड हो जाता है। इन दिस वे आपने इस टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। आइए अब सबसे पहले एक कंपैरिजन ऑफ द हीट एंड टेम्परेचर देख लें, और उसके बाद थ्री स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के बारे में एक शॉर्ट में समरी देख लेंगे। तो आइए बच्चों आप पढ़ लेते हैं डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर एंड हीट। जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया उसको एक समराइज्ड वे में यहां पे पढ़ते हैं। तो देखिए,
हीट क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और टेम्परेचर क्या है? इट इज ए क्वांटिटी दैट डिटरमाइन द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। वेल टू क्लियर। यूनिट ऑफ द हीट एनर्जी इज जूल और यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज केल्विन। केल्विन स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। उसके अलावा और भी स्केल हम यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो देखिए, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं उसमें आता है, अमाउंट ऑफ हीट इन द बॉडी डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स, मास, टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ द बॉडी। तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि उस बॉडी में कितनी हीट होगी। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, और उनके रैंडम मोशन पे डिपेंड करता है। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होती है, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी और रैंडम मोशन है उतनी ज्यादा हम कहते हैं टेम्परेचर है बॉडी का, और जितनी कम काइनेटिक एनर्जी है उतना कम टेम्परेचर है बॉडी का। तो हीट एनर्जी तीन फैक्टर्स पे, मास, टेम्परेचर और मटेरियल पे, मटेरियल नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर डिपेंड कर रही है, और टेम्परेचर जो है काइनेटिक एनर्जी यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। हीट एनर्जी मेजर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री एक चैप्टर है जो 10th में आप पढ़ेंगे, जिसमें स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ते हैं और वेरियस चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं हीट को मेजर करने के लिए, अभी बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा इसको मैं। और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर के यूज करते हैं। देखिए यहां पर एक बात क्लियर कर दूं मैं, जब हम दो बॉडीज को कांटेक्ट में रखते हैं तो हीट हमेशा हायर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ जाती है, और जब तक कि थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता है तब तक ऐसा होता है। और हम कहते हैं दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो गया, लेकिन हीट एनर्जी कभी सेम नहीं हुई। कोई जरूरी नहीं है वो ऐसा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मींस जो टोटल हीट इन द बॉडी है, टोटल हीट कंटेन्ड इन द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, एक में हीट गेन हो रहा है, एक में हीट लॉस हो रहा है। जितना हीट गेन होगा उतना ही हीट लॉस होगा, यानी टोटल अमाउंट ऑफ हीट तो वहीं कंजर्व्ड है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री एंड इट्स अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी, टोटल हीट लॉस फ्रॉम द हॉट बॉडी विल बी इक्वल टू द टोटल हीट गेन बाय द बॉडी। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। जबकि टेम्परेचर के केस में देखें, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज करते हैं, क्योंकि यह मेजरमेंट का स्केल ऑफ क्राइटेरिया है। तो जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन अभी किया था कि बॉडीज हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ हीट, दो बॉडीज हैं जो कांटेक्ट में है और उनमें सेम अमाउंट ऑफ हीट है, पर कोई जरूरी नहीं है उनका टेम्परेचर एक हो। मींस दे मे डिफर इन द टेम्परेचर। इन द सेम मैनर इफ द बॉडीज आर एट द सेम टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम पे हैं, लेकिन उनमें हीट का अमाउंट अलग अलग हो सकता है। तो हीट लॉस विल बी इक्वल टू हीट गेन, लेकिन कोई जरूरी नहीं है दोनों बॉडीज में हीट का अमाउंट इक्वल हो, जबकि टेम्परेचर एक इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल एक बॉडी 50 डिग्री सेल्सियस पे है, एक बॉडी 30 डिग्री सेल्सियस पे है, दोनों को जोड़ दिया तो हीट का ट्रांसफर होगा। तो जो एक स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम आएगी उसमें टेम्परेचर मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो ये 20 डिग्री का एक मिक्सचर का टेम्परेचर आएगा उन दोनों बॉडीज के मिलने से, जो सिचुएशन आई। हॉट बॉडी में हीट लॉस होगा, कोल्ड बॉडी में हीट गेन होगा। तो टेम्परेचर हो सकता है थर्मल स्टेट इक्विलिब्रियम आ गई, पर अमाउंट ऑफ हीट जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखेंगे। इस तरह से आपको ये कंपैरिजन समझ में आ गया। अब देख लेते हैं 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर की एक शॉर्ट समरी। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 तरह के स्केल्स यूज किए जाते हैं। तो देखिए उन स्केल्स के बारे में एक छोटी सी समरी देख लें। देखिए एक होता है सेल्सियस स्केल, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट स्केल और तीसरा होता है केल्विन स्केल। जो एसआई यूनिट हम मेजर करते हैं टेम्परेचर के लिए वो होती है केल्विन, यानी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एसआई यूनिट केल्विन है, पर हम डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी यूज करते हैं। आमतौर से किसी भी सिचुएशन में बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिग्री सेल्सियस लेते हैं, और अपनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम फ़ारेनहाइट, जैसे कि बोलते हैं ना नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वो फ़ारेनहाइट में होता है, सेल्सियस में नहीं होता है। देखिए तो क्या होता है, किसी भी स्केल में, जो टेम्परेचर स्केल है उसके कुछ कॉमन क्राइटेरिया हैं। एक उसमें लोएस्ट पॉइंट होगा जिसे आइस पॉइंट कहते हैं, और एक हाईएस्ट पॉइंट होगा जिसे स्टीम पॉइंट कहते हैं, और इनके बीच में इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन्स, यानी इनमें बीच में डिवीजन्स होते हैं। तो देखिए डिग्री सेल्सियस में लोएस्ट पॉइंट यानी आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और सेल्सियस स्केल में स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और इनके बीच में 100 इक्वल डिवीजन्स होते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल में लोअर पॉइंट यानी कि आइस पॉइंट 30 डिग्री पे होता है, 32 पे होता है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हाईएस्ट पॉइंट यानी कि स्टीम पॉइंट होता है, और इनके बीच में 180 इक्वल डिवीजन्स होते हैं। और जो केल्विन स्केल है इसमें 273 से काउंटिंग शुरू करते हैं और स्टीम पॉइंट पे 373 पे पहुंचते हैं, इसमें भी 100 डिवीजन्स होते हैं।
तो ये तो एक बेसिक क्राइटेरिया हो गया 3 तरह के स्केल्स का। अब इनके इंटर रिलेशनशिप को देखते हैं और जरा केल्विन स्केल के बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। अब देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहला आता है केल्विन स्केल, फिर आता है डिग्री सेल्सियस और फिर आता है फ़ारेनहाइट स्केल। तो देखिए एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर तो हम केल्विन में लेते हैं। अब सबसे पहले रिलेशनशिप देखें डिग्री सेल्सियस और केल्विन का। तो अगर हम डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दें तो केल्विन स्केल बन जाएगा। यानी केल्विन में क्योंकि रेंज होती है 273 से 373 की और 100 डिवीजन होते हैं, और अगर आप डिग्री सेल्सियस में देखें तो उसमें भी 100 डिवीजन होते हैं, वहां 0 डिग्री से 100 डिग्री होता है। तो अगर उसका कंपैरिजन करें तो रिलेशनशिप हमारे सामने, क्योंकि दोनों में 100 डिवीजन है, इक्वल 100 डिवीजन, लेकिन डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री से 100 डिग्री है और केल्विन स्केल में 273 से 373 है। तो 0 डिग्री सेल्सियस का कंपैरिजन 273 केल्विन से आया, इसलिए हम 273 में अगर डिग्री सेल्सियस के वैल्यू को जोड़ देते हैं तो केल्विन में रिजल्ट आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे सामने टेम्परेचर है 32 डिग्री सी, इसको अगर केल्विन में बदलना है तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में 273 में यहां पे 32 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 305 केल्विन। पहली बात क्लियर हो गई। अब आते हैं रिलेशनशिप ऑफ डिग्री सी एंड फ़ारेनहाइट। देखिए डिग्री सेल्सियस के स्केल में 100 डिवीजन होते हैं 0 से 100 के बीच में, और फ़ारेनहाइट में कितने होते हैं, अभी आपने देखा था 180 डिवीजन होते हैं। 180 डिवीजन होते हैं ना 32 से 212 के बीच में। तो अगर हम 180 का रिलेशन 100 के रिस्पेक्ट में निकालें फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में, तो रिलेशन बन के आता है C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सी और आपसे कहा जा रहा है बताइए इस 20 डिग्री सी के इक्विवेलेंट फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा। तो बहुत आसान है, आप यहां पे 20 लिख दीजिए, और अगर डिग्री फ़ारेनहाइट दिया होता तो सेल्सियस निकाल सकते थे इसी तरह से। तो आपने यहाँ पे 20 को लिख दिया, तो 20/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 आप यहां पे लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर दीजिए, 180 इज इक्वल टू 5F माइनस 160 और F इस तरह से सॉल्व करके आ जाएगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब आप रिलेशनशिप ऑफ टेम्परेचर ऑफ द डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात जो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, वो देखिए क्या होती है। ऑन केल्विन स्केल एक टेम्परेचर 0 केल्विन हम ले रहे हैं। अब ये सिचुएशन कैसे आई, अभी तो मैंने स्केल में बोला 273 से 373 होता है रेंज, तो ये 0 केल्विन क्या है अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले एक पॉइंट समझ लीजिए, देखिए 0 केल्विन एक वो टेम्परेचर है जब प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम 0, यानी कि अगर कोई गैस है उसका वॉल्यूम भी 0 हो जाए, प्रेशर भी 0 हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? ये एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन हम इमेजिन करें कि हमने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को 0 कर दिया किसी गैस में, तो वो तभी पॉसिबल है जब उस गैस का टेम्परेचर 0 पे आ जाए, और इसे कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। यानी केल्विन स्केल में हम एक सिचुएशन ऑब्टेन कर सकते हैं एब्सोल्यूट जीरो की, जब वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ द गैस 0 हो जाता है। ये कैसे होता है, आइए इसको समझ लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। देखिए जैसा कि अभी हमने सीखा ना कि एक होता है डिग्री सेल्सियस स्केल जो 0 से 100 के रेंज में होता है, और दूसरा है केल्विन स्केल 273 से 373, और इनके रिलेशनशिप को आप जानते हैं। केल्विन स्केल इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस की वैल्यू, इसको जोड़ देकर निकाल लेते हैं। अब आपके सामने एक ये गैस है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत दूर दूर होते हैं, और मान लिया हमने इसका टेम्परेचर 38 है, 38 हो, 400 हो, 300 हो, 100 हो, व्हाटएवर, ये गैस का टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में। आपने क्या किया, अब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करें, सपोज 38 से बढ़ाना शुरू करें, तो जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इनके बीच की काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ती चली जाएगी, और ये दूर हटते जाएंगे मॉलिक्यूल, और इनका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं, इनफाइनाइट लेवल तक आप बढ़ा दिए टेम्परेचर को, मॉलिक्यूलर मोशन तेज होता जाएगा और ये एक्सपेंशन होता जाएगा गैस में। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर आप इसका टेम्परेचर कम करें, तो आपने 38 से कम कर दिया, 12 ले आए, 5 ले आए, 0 ले आए, तो ये मॉलिक्यूल क्लोजर आने लगेंगे। अब ये मॉलिक्यूल लोअर टेम्परेचर पे और क्लोजर आ जाएंगे, और क्लोजर आ जाएंगे। ऐसा करते 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 आप एक लेवल पे आते हैं जिस टेम्परेचर को हम कह रहे हैं -273 डिग्री सी। किस लेवल पे आ गए? -273 डिग्री सी। यानी अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर -273 डिग्री सी कर दें रिड्यूस करते करते, तो मॉलिक्यूल और क्लोजर आते जाएंगे। कितना क्लोजर आएंगे देखिए, इसको समझिए। तो हमने क्या किया इस फॉर्मूले में, यहां पे
-273 लिख दिया। तो केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस -273। क्या होगा, ये दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, यानी टेम्परेचर केल्विन में कितना आ गया, 0 केल्विन। तो 0 केल्विन टेम्परेचर हमने कब अचीव किया, जब हमारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में किसी गैस का 273 था माइनस में, तो मॉलिक्यूलर मोशन सीज कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, क्योंकि ये तो 0 केल्विन पे आ गया और ये वॉल्यूम 0 पे आ जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इस सिचुएशन पे मॉलिक्यूलर मोशन सीज कर जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी। ये एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन ये एक वो टेम्परेचर है, इसके नीचे किसी गैस का टेम्परेचर कभी नहीं हो सकता। मिनिमम कितना कम हो सकता है, -273। ये वो लेवल है जब हम कहते हैं कि 0 लेवल पे वॉल्यूम आ जाएगा, और इसको कहते हैं ऑब्सोल्यूट 0 केल्विन, यानी ऑब्सोल्यूट 0 नाम दिया जाता है इसे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाता है, वॉल्यूम 0 हो जाता है, और -273 बिकम इक्विवेलेंट टू 0 केल्विन। तो आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि 0 केल्विन का क्या मतलब है, या ऑब्सोल्यूट 0 का क्या मतलब है। इन दिस वे आपने इस वीडियो में टेम्परेचर के बारे में डिटेल डिस्कशन पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर और उससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।